नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जिले खबर में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद जिले के उचाना, जुलाना, डरवाना हलकों की करीब 50 सड़कों का शिलान्यास किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जींद शहर की सड़कों का भी विकास किया जाएगा। अमृत योजना के तहत प्रदेश सरकार के पास 18,000 करोड़ रुपए की राशि आई है। इस राशि से पूरे प्रदेश की सड़कों का नवीनीकरण होगा। जींद शहर में अभी अमृत योजना के तहत बरसाती पानी और सीवरेज के पानी की निकासी की योजना चल रही है। ये काम पूरा होते ही सभी सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। दो सड़कें जिनकी वाइडनिंग और एक्सपेंशन हमने अप्रूव करी है, उनके शिलान्यास या कंप्लीशन आज करे हैं। और जो हमारा टारगेट था, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे हमारी लास्ट ईयर की सीएम अनाउंसमेंट जो बजटरी थी, जिसके अंदर 6 क्रम से ऊपर की सड़कों की स्ट्रेंथनिंग, वाइडनिंग और कारपेटिंग, इसके कार्यों का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया सर। और ये अपने आप में एक दिशा है जींद जिले को प्रगति और विकसित करने के पथ पर ले जाने की, जिसमें आज चाहे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, चाहे 2 नए कॉलेजेस लाने की बात हो, जहाँ एक और पर मेवात को एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट के तौर पे आगे लेकर हम जा रहे हैं, वहीं जींद को भी सेंट्रल हरियाणा उपलब्धि के नाते और विकसित कैसे किया जाए, इस पथ पर हम हमारा ये प्रयास है कि जितना बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी होगी, उतना ज़्यादा क्षेत्र का विकास होगा। और आपने स्वयं देखा होगा कि जहाँ जहाँ नेशनल हाईवेज चले हैं, वहाँ इसका। गुरुग्राम पहुंचे अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर सबूत दिए जाने पर कार्रवाई हुई नहीं। अब विधानसभा सत्र में सबूत रखूंगा। अभय चौटाला ने कहा कि नशा मुक्त का जो दावा किया जा रहा है वो खोखला है। सभी जिले नशे की चपेट में हैं। प्रदेश की सरकार जो है रोज नए दावे करती है। मुख्यमंत्री कहता है कि हमारी स्टेट जो है बहुत प्रगतिशील स्टेट है। कभी नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते हैं, कभी प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, और नई नई पॉलिसी बना करके बड़े बड़े समझबाग दिखाए जाते हैं कि हम प्रदेश को पता नहीं किन शिखर ऊंचाइयों पे लेकर के जाने का काम करेंगे। लेकिन हालत ये है, जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें हरियाणा अब तक बेरोजगारी में नंबर 1 पे था, और अब जो नया सर्वे है उसमें महंगाई में भी हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। मुख्यमंत्री दावा करते हैं नशा मुक्त का, कि हम नशा मुक्त प्रदेश बना देंगे। मैंने विधानसभा के अंदर तथ्यों के साथ विद फोटोग्राफ मुख्यमंत्री को बताया था कि नशे का कारोबार करने वाले कोई और लोग नहीं है। आपकी सरकार में बैठे लोग, आपके पार्टी के बड़े पदों पे बैठे लोग जो है, उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं वो इस कारोबार में शामिल हैं। और मैंने बाकायदा तौर पे सारे सबूत दिए। आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। आज भी प्रदेश में नशे का जो कारोबार है, सट्टे का जो कारोबार है, जुए का जो कारोबार है, या तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, और या उनकी जो सहयोगी जेजेपी पार्टी है उनके पदाधिकारी
उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। भिवानी में 38वें राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। पशु प्रदर्शनी में हजारों पशुपालक अपने पशुओं के साथ पहुंचे। प्रदर्शनी में पशुपालकों को अलग अलग किस्मों, उनकी देखभाल और खुराक की जानकारी दी गई। पशु प्रदर्शनी में हिस्सा लेने पहुंचे रेवाड़ी के पशुपालक ने बताया कि वो इस राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में उत्कृष्ट किस्म के पशुओं के साथ पहुंचे हैं। पशु प्रदर्शनी के जरिए उन्हें न सिर्फ पशुपालन बल्कि कृषि संबंधी बाकी जानकारियां भी मिली है, जिनका इस्तेमाल वो कृषि को बढ़ावा देने में कर पाएंगे। यूक्रेन में डॉक्टर की पढ़ाई करने गए टोहाना के रहने वाले मनन के परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। गांव जमालपुर निवासी मनन के परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि सरकार को अन्य 31 देशों की तरह युद्ध से पहले ही इन बच्चों को वापस बुलाना चाहिए था। तो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रही जंग ने हरियाणा के सैकड़ों परिवारों की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे अपने बच्चों की सकुशल वापसी के लिए परिजन भगवान से प्रार्थना के साथ तमाम प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन से लौटी करनाल जिले की मेडिकल छात्रा दिव्या ने वहां के हालातों और जंग के कारण लोगों को हुई दिक्कतों के बारे में बताया। वहीं दिव्या के परिजनों ने भी वापसी में हुई दिक्कतों के बारे में जानकारी दी। उनसे बात की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने। रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग ने भारत के सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके लिए बड़ी चिंता और संकट खड़ा कर दिया है। जिन परिवारों के बच्चे यूक्रेन में स्टडीज के लिए गए थे, अब उनको अपने बच्चों की वापसी की चिंता सता रही है। हालांकि इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ऐसे बच्चे भी हैं जो यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे हैं। ऐसी एक बच्ची है, मेडिकल की छात्रा है, जो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। वो अब करनाल लौटी है। छात्रा दिव्या है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरह का माहौल था या किस तरह की परिस्थितियों से वो गुजरी हैं और यहाँ अब पहुंचकर उनको कैसा लग रहा है। दिव्या, तो जिस तरह से ये सूचनाएं आनी शुरू हुई थी कि जंग हो सकती है या जंग शुरू हो चुकी है, तो कैसा माहौल था वहाँ पर? वहाँ पे अंदर तो बहुत ज़्यादा पीस था, इतना ज़्यादा मतलब लोगों को डराया नहीं गया था। बट यहाँ न्यूज़ चैनल्स में हमने काफ़ी देखा था कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया एंड वॉर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो 14 Feb को हमारी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया था कि क्लासेस ऑनलाइन होंगी, जो अपने मदरलैंड जाना चाहते हो वो जा सकते हैं। तो हम 16 Feb को हम वापस आ गए थे। यहाँ से और भी आपके जो होंगे क्लास में पढ़ने वाले, हाँ जी। या और भी यहाँ अपने इलाके से संबंधित होंगे, वो कितनी संख्या होगी यहाँ पर? अराउंड हम 200 से 300 बच्चा तो हम आ चुके हैं वापस, और वहाँ पे करंटली 300 से 400 बच्चे अभी भी हैं। तो किस तरह की दिक्कतें हुई जब इस तरह जंग के हालात बने हैं वहाँ पर? किस किस तरह के प्रतिबंध वहाँ पर लग चुके थे? सुबह एक तो 5:30 बजे के आसपास वहाँ पे लोगों को अपने हॉस्टल्स के अंदर अपार्टमेंट्स में लोगों को बहुत शोर हो गया था एकदम। एंड एकदम से सब पूरी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चली गई थी। तो फिर सब फटाफट रश में फटाफट सुपरमार्केट गए थे, वहाँ से सामान वाम कलेक्ट करने लग गए थे सब। बाहर बहुत ज़्यादा रश था, ATMs आउट ऑफ कैश हो गए थे एंड काफ़ी रश था वहाँ पे, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अब काफ़ी मार्केट वगैरह सब बंद है। सिचुएशन एकदम डाउन हो गई थी। बस हम प्रेयर कर रहे थे भगवान से कि हमारी बेटी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। फिर हमने टिकट के उसने जो गूगल से निकालते हैं कि वहाँ से फ़्लाइट निकली है कि नहीं निकली, बेटे ने निकाल के देखी कि वहाँ से फ़्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे पहुँचने वाली है दिल्ली। तो हमने जल्दी से जल्दी हुआ भी पहुँचने की कोशिश करी, अपनी बेटी को देखे कि हमारी बेटी हमारे सामने है। और यही हम गॉड से प्रे कर रहे हैं कि सारे बच्चे ऐसे ही सेफली आएँ, और जो आगे है सिचुएशन, हम चाहते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए वहाँ पे, ताकि जो हमने बच्चों के ऊपर पैसा लगाया है और इनकी जो स्टडी है जो ऐसे ही नॉर्मल चलती रहे, और हमारी बच्ची की जो डिग्री है वो वैसे लेके आए। अब ये 4th ईयर में, तो हम चाहते हैं कि 2 साल जो इसके रह गए हैं सभी बच्चों की जो स्टडी है कंटिन्यू वहाँ चलती रहे, ताकि इनकी बच्चों के ऊपर कोई भी बुरा असर ना पड़े, ताकि जो बच्चों ने अपने पेरेंट्स ने पैसे लगाए हुए हैं वो उनके पैसे पूरे वसूल हों, कि हमारे बच्चे सेफ आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, पहले कोरोना की मार और अब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग की मार, ये उन प्रवासियों के लिए कहर बनकर टूटी है जो अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में
अपने भविष्य की तलाश में गए थे। एक बार फिर ऐसे लोगों को झटका लगा है। हालांकि प्रयास किए जा रहे हैं कि जो इंडियंस हैं उनको सड़क मार्ग से भी यूक्रेन से निकाला जा सके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इस दौरान जो परिवार हैं वे बेहद चिंतित हैं और सरकार से यही उनकी गुजारिश है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द सकुशल वापस लाया जा सके। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। रूस और यूक्रेन के बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसी बीच उन छात्रों के परिजनों में दहशत और डर का माहौल है जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चरखी दादरी के रहने वाले अवैध भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। युद्ध के हालातों में परिजन हालातों की चिंता सता रही है। परिजनों द्वारा अमित का 27 फरवरी को वापसी का टिकट भी बनवाया, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। परिजनों ने सरकार से बेटी की वापसी की गुहार लगाई है। बता दें कि अमित कुमार यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने गए हैं। नाम वेदपाल है, मैं गांव कांडा से हूँ और मेरा लड़का यूक्रेन में MBBS का कोर्स करने के लिए 4 साल पहले से वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और जब युद्ध का जिक्र सुना तो बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन हो रही है। तो प्रशासन से गुहार है हमारी है कि किसी तरह से हमारे बच्चे को यूक्रेन से लाए। तो यूक्रेन में भारत के कई छात्र फंसे हुए हैं। परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बच्चों को सुरक्षित भारत लाया जाए। अंबाला से यूक्रेन गए छात्र सुचेत सिंह के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सुचेत के माता पिता ने बताया कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद भारतीय छात्र कीव एयरपोर्ट डैमेज होने के बाद कैब और टैक्सी से रिस्क लेकर पोलैंड पहुंच रहे हैं। बीच रास्ते में रुक रुक कर सुचेत सिंह परिजनों का ढांढस बांधने के लिए वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर रहा है। सुचेत के माता पिता की रातों की नींद उड़ गई है। वे भारत सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित लाने की मांग कर रहे हैं। 2 बेटे हैं, एक ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2018 ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹਦੀ 7 ਵਜੇ ਕੀਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 घंटे। तो नूह जिले के करीब 60 से 70 छात्र यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी का परिजन इंतजार कर रहे हैं। और नई गांव निवासी छात्र 4 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। उसके पास 24 फरवरी को वतन वापसी की फ्लाइट का टिकट था और इसी दौरान एयरपोर्ट पर ब्लास्ट की वजह से हवाई अड्डा बंद हो गया। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और वो वतन वापसी नहीं लौट पाया। बाद मदद के लिए भारत की एम्बेसी भी छात्र गए थे। छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया गया, जिसमें करीब नूह के 10 बच्चे मौजूद हैं और इसके अलावा कुछ बच्चे मेट्रो बेसमेंट में हैं तो कुछ कॉलेज में फंसे हुए हैं। परिवार के लोग बच्चों के संपर्क में हैं। अभिभावकों का कहना है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो कुरुक्षेत्र के बाबेन खंड के गांव भूखड़ी में बेटी शिवांशु का यूक्रेन जाकर डॉक्टर बनने का सपना धूमिल हो रहा है। यूक्रेन में शिवांशु भी सैकड़ों बच्चों की तरह तहखाने में बंद है। उसके पास खाने के लिए पेट भर खाना तक नहीं है, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। बीते दिसंबर में ही वो यूक्रेन में गई थी, वहां खार्किव शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो कि अब रूसी सेना के फायरिंग रेंज में है। ऐसे में शिवांशु के परिजन सरकार से मदद मांग रहे हैं कि बेटी को जल्द वापस देश लाया जाए।
तो वही झज्जर के होटल में राजस्थानी युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। युवक का शव होटल के कमरे में बरामद हुआ है, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। युवक की आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत में पैसों के लेन देन में फैक्ट्री कर्मी की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कर्मी के साथ के बयान पर मुकदमा दर्ज करने के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और एएसपी ने बताया कि जेजे कॉलोनी निवासी ने कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वो अपने दोस्त के साथ 22 फरवरी को प्याऊ मनियारी आया था और बाइक पर आए युवकों ने डंडों और रॉड लेकर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो युवक फरार हो गया। पूछताछ में आरोपियों ने पैसों के लेन देन को लेकर विवाद बताया। अब खबर रादौर से है, जहां नगर पालिका में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन और पीएफ ना दिए जाने पर भड़क उठे। गुस्साए सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर झाड़ू उल्टा कर रोष स्वरूप जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को नगर पालिका पार्षद दलीप सिंह रिंकू ने भी अपना समर्थन दिया है। नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों के बीच काफी समय तक जब कोई भी नगर पालिका अधिकारी उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा तो कर्मचारी रोष स्वरूप नगर पालिका में अंदर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद नगर पालिका सचिव राकेश वालिया सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे तो नपा सचिव और पार्षद दलीप सिंह रिंकू के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों ने बकाया पीएफ और वेतन ना मिलने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। वहीं हर्षा हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रेवाड़ी में रोष प्रदर्शन किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस हत्याकांड का पुरजोर विरोध कर प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने हर्षा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है और सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि हर्षा के हत्यारों को फांसी नहीं दी गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन को विवश हो जाएंगे। फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए यमुना नदी पर बनाए जा रहे पुल को 7 साल बाद भी पूरा नहीं किया जा सका है। मंझावली गांव के निकट यमुना पर बन रहे पुल का शिलान्यास अगस्त 2014 में किया गया था, लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी अभी तक पुल का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल के निर्माण कार्य में कई तरह की अड़चनें आती रही हैं और इसी के चलते कई बार पुल के निर्माण की डेट लाइन बदलनी पड़ी है। तो चंडीगढ़ में 50वें रोज फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले रोज फेस्टिवल का शुभारंभ पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन बनवारी लाल पुरोहित ने किया। रोज फेस्टिवल में 85 किस्मों के गुलाब के फूल हैं। कार्यक्रम में शनिवार को पंजाबी गायक लखविंदर वडाली और रविवार को ममता जोशी परफॉर्म करेंगी। तो रोज फेस्टिवल आयोजित किया गया जिसमें 85 किस्मों के लगभग गुलाब हैं। शनिवार को गायक लखविंदर वडाली भी कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगे। तो चंडीगढ़ में 50वें रोज फेस्टिवल का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले रोज फेस्टिवल का शुभारंभ पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन बनवारी लाल पुरोहित ने किया। रोज फेस्टिवल में 85 किस्मों के गुलाब हैं और कार्यक्रम में शनिवार को पंजाबी गायक लखविंदर वडाली और रविवार को ममता जोशी भी परफॉर्मेंस देने वाली है। ये तस्वीरें कार्यक्रम के आगाज के दौरान की ही है, जब राज्यपाल पहुंचे। तो 3 दिनों तक ये रोज फेस्टिवल का कार्यक्रम चलेगा। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित इस फेस्टिवल में पहुंचे जिन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया। बता दें आपको कि इस रोज फेस्टिवल में लगभग 85 यानी कि 85 किस्मों के तरह के रोज यानी कि गुलाब के फूल हैं जिनको देखने के लिए तमाम लोग आते हैं आसपास के। तो आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा। इसके
साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। तो 22 जिले खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।